जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर। ये हमारी पैट की पहली क्लास है इतिहास की। चलिए देखते हैं। इसमें हम प्राचीन इतिहास शुरू कर रहे हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। जिसमें कि हम सिंधु घाटी सभ्यता शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि एक या दो क्वेश्चन मिलने की संभावना है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। पशुपालन का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? मध्य पाषाण काल से। पशुपालन के साक्ष्य भारत में कहाँ 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 मिले थे? ये मिले थे हमारे आदमगढ़, होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। तथा बागोर। बागोर कहाँ पड़ता है? हमारा भीलवाड़ा राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मध्य पाषाण कालीन मेहदा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हड्डी एवं सींग निर्मित का उपकरण प्राप्त हुए हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिम नर्मदा क्षेत्र से मिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा क्षेत्र की खोज सन 1982 में की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव कंकाल के साक्ष्य मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुआ है। आपसे पूछने लगा क्वेश्चन, कुत्ते का कंकाल बुर्ज होम कहाँ से प्राप्त हुआ है? मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बुर्ज कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो हमारा जम्मू कश्मीर बुर्ज होम से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गर्त आवास के साक्ष्य भी बुर्ज होम से ही प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम पुरास्थल की खोज सन 1935 में किसने की थी? डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। बलूचिस्तान के कच्छ मैदान मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम इतिहास जीवन का प्रमाण मिला। कहाँ से मिला? बलूचिस्तान के कच्छ मैदान स्थित मेहरगढ़ से सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चाल चाल कोलिथिंग युग को ताम्र पाषाण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है। चाल कोथलिंग को युग को ताम्र पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम। नब्दा टोली मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जो खारगोन जिले में स्थित है। नब्दा टोली का उत्खनन एच.डी. साकलिया ने कराया था। नेक्स्ट है। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले कर्नाटक में मैसूर के पास बेल्लोरी जनपद में स्थित संकनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। राख के टीले हमारे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये संकनकल्लू नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। कहाँ पड़ता है हमारे? मैसूर। मैसूर कहाँ पड़ता है हमारा? पड़ता कर्नाटक में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए। गैरूबड़ी गैरिक माद्रभांड COP का साक्ष्य हस्तिनापुर एवं अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। यह गैरूवाड़ी गौरिक मृदभांड प्राप्त हुए हैं कहाँ से? हस्तिनापुर एवं अंतर्जी खेड़ा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक विभाग है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल एवं उत्खननकर्ता खोजकर्ता कब कब हुई थी? किसने की थी और कहाँ कहाँ पड़ते? ये प्रमुख स्थल है। उत्खननकर्ता खोजकर्ता है वर्ष है हड़प्पा। हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। कब की खोज हुई थी इनकी? 1921 में। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? राखलदास बनर्जी। कब की गई थी खोज? 1922 में। रोपड़ के खोजकर्ता कौन है? यज्ञदत्त शर्मा। कब की गई थी खोज? 1953-55 में। चलिए 53 से 55 तक। लोथल की खोजकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता खोजकर्ता ये है SR राव। कब की गई थी इनकी खोज? कभी ये हमारी वर्ष किस वर्ष की गई?
1954-55 में। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद है कालीबंगा। कालीबंगा की खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? ये है बी लाल। कब हुए थे इनकी? 1961 से 1969। फिर है रंगपुर। रंगपुर के कौन है? MS बत्स। कब की गई थी इनकी भी? किस वर्ष हुई थी? 1934 से 1935। फिर है चांदूदड़ो। ये कौन कौन इनकी खोजकर्ता? NG मजूमदार। कब हुई थी इनकी भी? 1931 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है हमारा सुरकोटदा। इसी कौन खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन है? JP जोशी। कब की हुई थी इनकी खोजकर्ता खोज? 1964 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फिर है बनावली। बनावली के कौन है? RS बिष्ट। कब हुआ था इनका? 1974 से 77। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। फिर है आलमगीरपुर। इसकी खोजकर्ता कौन है? उत्खननकर्ता यज्ञदत्त शर्मा। कब हुआ था? 1958। फिर है कोट दीजी। इसके हैं फजल अहमद खां। 1957 से 1958। फिर है सुतकेंगाडोर। ये किसने करा था इसका? RL स्टाइन ने। 1927 में। चलिए फिर देखते हैं मांडा। ये पढ़ता किसने करा था? हमारा JP जोशी ने। ये क्या था? 1982 में। फिर है बालाकोट। जॉर्ज F डेल्स। 1973 से 1976 तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। दोस्तों हम 1 बाय 1 आपको पूरी पुस्तक कंप्लीट करा देंगे। दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप पूरी बुक कंप्लीट कर सकें पैट के एग्जाम से पहले पहले। चलिए बालाकोट। बालाकोट पढ़ता है जॉर्ज। बालाकोट की खोजकर्ता कौन है? ये है जॉर्ज F डेल्स। कब हुई थी? 1973 से 76। फिर है धोलीबीरा। JP जोशी। 1967 से 1968। फिर है नेक्स्ट है मथाथल सूरजभान। 1968। फिर नेक्स्ट है राखीगढ़ी सूरजभान। 1969। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन पूछे आपसे, भारत में सर्वप्रथम अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक का नियुक्त कब किया गया था? क्या था हमारा? 1861 में। एक क्वेश्चन से हमारे कई क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय 1901 में 1901 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण किस रूप में स्वीकृति कर जॉन मार्शल ने को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया था? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव राष्ट्रीय संग्रहालय जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया, ये कहाँ हमारा? भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। चलिए सैंधव सभ्यता ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। नेक्स्ट है सैंधव सभ्यता ऐतिहासिक काल की सभ्यता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग कंकालों में पाए गए मृतभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व का सिद्ध करते हैं। आर्यों को पूर्व से सिद्ध करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। काले रंग की आकृतियां से चित्रित लाल मृतभांड जहां हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है वह है धूसर एवं चित्रित धूसर मृतभांड जो बाद के हैं आर्य से संबंधित माने गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा कालीन नदियां के किनारे नगर बसे। हड़प्पा कालीन नदियों के किनारे बसे नगर। हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? हमारा रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा है? आंसर देंगे आप सिंधु। ऑप्शन दे देंगे सिंधु, रावी, सतलज, घग्गर। तो आंसर हमारा होगा सिंधु। इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रोपड़ बसा हुआ हमारा सतलज नदी के। कालीबंगा घग्गर के। लोथल भोगवा के। सुत कैनेडा डोर यह दस्तक के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुतकांगो सादिगोर के।
आलमगीरपुर, हिंडन के रंगपुर, रंगपुर, भादर के काटीदीजी, सिंधु के कुड़ाल, सरस्वती के चांददोड़ो, सिंधु के बनावली, सरस्वती के मांडा, चिन्नाब के, चलिए चेनाब के। नेक्स्ट देखते हैं हम। भगवानापुरा, सरस्वती के दैमाबाद, परवारा के अंबीरी, सिंधु के राखीगढ़ी, घग्गर के। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी, नगरीय थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसे सभ्यता थी हमारी? नगरीय थी। जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। नेक्स्ट है पुरातात्विक खुदाई, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। पुरातात्विक खुदाई हड़प्पा सांस्कृतिक की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। चलिए हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। हड़प्पा वासियों किस चीज की जानकारी थी? तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता है। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चलित चाक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से प्रचलित चाकों का प्रयोग किया जाना लगा था। नेक्स्ट है मूर्ति पूजा का प्रारंभ, मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन में मूर्ति पूजा का प्रारंभ कब से माना जाता है? ये हमारा पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट चलिए हड़प्पा संस्कृति की मोहरे एवं टेराकोटा कलाकृतियां में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गेंडा, बाघ, हिरण, भेड़ आदि का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। आपसे पूछ ले क्वेश्चन गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हमारा लोथल से मिला है, लोथल से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जिते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। जिते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से। किसके किनारे पड़ता है? ये घग्गर नदी के किनारे पड़ता है। चलिए दोस्तों किनारे स्थित है, इसमें कहां से? कालीबंगा से। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। गुजरात के धोलीवीरा, गुजरात के धोलीवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की ईंटें बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार, सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। आपसे बोले सैंधव सभ्यता का साक्ष्य कहाँ से मिला? ये महान स्नानागार साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। राखीगढ़ी पूछ ले आपसे क्वेश्चन, राखीगढ़ी कहाँ स्थित है? ये हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित हैं। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो तथा चांदोदड़ो दोनों सिंध प्रांत के में तथा सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। चलिए रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में भादरी नदी के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। रंगपुर कहाँ स्थित है? ये गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर से धान की भूसी के ढेर मिले हैं। रंगपुर से क्या मिले? धान की भूसी के ढेर मिले हैं। चलिए रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 ए रंगनाथ द्वारा की गई थी।
रंगपुर की खुदाई वर्ष 1953 से 1954 ए रंगनाथ द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रंगपुर से प्राक हड़प्पा हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा कालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटें, दुर्ग नालियां, मृद भांड मिले हैं। रंगपुर से कच्ची ईंटें, दुर्ग नालियां, मृद भांड मिले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। धधेरी एक परवर्ती पुरास्थल है। धधेरी एक परवर्ती पुरावर्ती स्थल है जो पंजाब के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर से सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहां से मिलता? उत्तर से झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा क्या करते थे? आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा किया करते थे? ये पशुपति शिव की पूजा किया करते थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। प्राप्त एक मोहर है। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी हुई है। योगी की आकृति बनी हुई है। नेक्स्ट है, उसी योगी के दाईं ओर बाघ और हाथी तथा बाईं ओर गेंडा भैंसा चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है, योगी के सिर पर एक त्रिशूल जैसा आभूषण है तथा इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। मार्शल महोदय ने इस रुद्र शिव से संबंधित किया है। मार्शल महोदय ने इसे रुद्र शिव से संबंधित किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने पंजाब पाकिस्तान तत्कालीन माटर गोमरी संप्रदेश साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले की खुदाई की थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंध प्रांत लड़काना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का पता लगाया। मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछता है, सर्वप्रथम किस चीज का प्रयोग किया गया था? ये तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। चलिए, वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी में कपास का उत्पादन का प्रमाण मिला है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आप ये क्लास मोस्ट एग्जाम टाइम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। अगर हमारी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को जोड़ना और बगल में घंटी दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हमारे क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच चुके और आप क्लास पूरी देख चुके हैं दोस्तों, और पैट का सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं दोस्तों हम। चलिए दोस्तों देखते हैं। ये हमारे घटना चक्र वालों की बुक है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। मोहनजोदड़ो वर्तमान में पाकिस्तान के लड़काना जिले के उत्खनन के पास सूती की प्राप्ति की गई थी। चलिए, मोहनजोदड़ो से कुबड़ वाले बैल कुकुदामान भिड़सप की आकृति वाली मोहर प्राप्त हुई है। चलिए नेक्स्ट। सिंधु सभ्यता की मोहरे पर सर्वाधिक अंकन एक संगरी बैलों का है, उसके बाद कुबड़ वाले बैल का है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कालीबंगा के मिरड़ पटिक्का पर एक और दोहरे सिंग वाला देवता का अंकन है। चलिए नेक्स्ट है। दूसरी ओर बकरी दिखाई गई है
और जिसे एक पुरुष ला रहा है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी, सिंधु सभ्यता में मात्र देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। आपसे क्वेश्चन पूछता है सिंधु सभ्यता में किसकी उपासना सर्वाधिक प्रचलित है? ये हमारी मात्र देवी की। नेक्स्ट चलिए दोस्तों, मिस्र की सभ्यता का विकास किसे प्राप्त है? तो यह किसे दिया गया है? यह नील नदी को। नेक्स्ट है मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है क्योंकि इस नदी के अभाव से यह भूभाग रेगिस्तान होता है। चलिए, सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। चलिए नेक्स्ट है सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। सुमेरिया की यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी लिपि थी? आपसे क्वेश्चन पूछता है, थी भाव चित्रात्मक ही थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। यह लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। चलिए दोस्तों देखते हैं प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल। प्रमुख धातु एवं प्राप्ति स्थल, कच्चा माल और स्थल। चलिए दोस्तों देखते हैं तांबा कहाँ से मिलता है? खेतड़ी राजस्थान एवं बलूचिस्तान से। लाजवर्द बदसखा अफगानिस्तान से। फिरोजा टीन ये ईरान से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कहाँ से कौन से मिलते हैं। चलिए चांदी राजस्थान की जावर एवं अजमेर खानों की अफगानिस्तान से एवं ईरान से। सीसा अफगानिस्तान से। सिराजीत हिमालय से। गोमेद गुजरात से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब आते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट हमारा वैदिक सांस्कृतिक। वैदिक सांस्कृतिक देखते हैं दोस्तों। चलिए वैदिक सांस्कृतिक, आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकीय सांस्कृतिक में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति है। चलिए नेक्स्ट है हमारा चार वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और तथा अथर्ववेद हैं। वेद जो है चार हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है हमारा ऋग्वेद तथा इसके सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ये सर्वाधिक प्राचीन भी माना जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वैत्रेय या तैत्तिरीय को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है वर्ण शब्द सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए देखते हैं आगे। प्रोटम में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं। प्रोटम में हम तीन वर्णों का उल्लेख पाते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, क्षत्रिय तथा वैश्य। चलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल को पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शुद्ध शब्द मिलाता है। शुद्ध शब्द मिलता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम। यहाँ चारों वर्णों की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से बताई गई है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद हमारा औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद में ईश्वर महिमा देवताओं की स्तुति यजुर्वेद में मिलती है। कर्मकांड, बलिदान विधि एवं सामवेद में संगीत का प्रवर्तन उल्लेख मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ऋग्वेद के स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं एवं इसमें कुल 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेद के दूसरे एवं 7वें मंडल में ऋचाएं सबसे प्राचीन हैं। पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद का पहला और 10वां मंडल नवीनतम है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सभी 114 सूक्त
सोम को समर्पित हैं। चलिए नेक्स्ट है। अथर्ववेद के कुल 20 अध्याय एवं 730 सूक्त तथा 5987 मंत्र हैं। इनमें से 1200 मंत्र ऋग्वेद में मिले गए हैं। इसमें से तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के संदर्भ में साक्ष्य मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता यजुर्वेद से मिलता है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुल्क यजुर्वेद जो केवल पद्य में है तथा कृष्णा यजुर्वेद जो कि पद्य तथा गद्य दोनों में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शुल्क यजुर्वेद को वाजसनेय संहिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है। यजुर्वेद का अंतिम ईशोपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम भाग ईशोपनिषद है जिसकी संबंध यज्ञ अनुष्ठान से न होकर आत्मविधिक चिंतन है। आत्मविधिक चिंतन है। नेक्स्ट देखते चलिए। सोमवेद में 1875 ऋचाएं हैं जिनमें से 15 जैविक। कुछ विद्वानों के अनुसार 99 को छोड़कर शेष ऋग्वेद में भी उपलब्ध हैं। नेक्स्ट चलिए। सोमवेद की मुख्य शाखाएं हैं कौमुदीय, रावणीय तथा जैमिनीय। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। नेक्स्ट चलिए। उपनिषदों में प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिलती है। उपनिषद में किसकी चर्चा मिलती है? मोक्ष की चर्चा मिलती है। कठोपनिषद में मैं और नैतिकता का संवाद उल्लेखित है। उपनिषद में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। उपनिषदों में कुछ क्षत्रिय राजाओं का उल्लेख प्राप्त हुआ है। बधे के राजा जनक, पांचाल के राजा प्राण, जवालिक केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु प्रमुख थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक संहिताओं का संबंध सही क्रम है। वैदिक संहिताओं का सही क्रम है वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद काल के सर्वाधिक महत्व था। इसी का कारण इस उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। इसी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक हुआ है। सरस्वती ऋग्वेदिक आर्यों की सर्वाधिक पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती ऋग्वेद में आर्यों की पवित्र नदी मानी जाती है। सरस्वती को मातेम्बा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जाता है। सरस्वती नदी को मातेत्मा, देवी तमा एवं नदी तमा कहा जाता है। ऋग्वेद में उल्लेखित कुंभा, काबुल, कुम्भकुरम, गोमती, कोमल एवं सुवावसुत खात नदियों के अफगानिस्तान में स्थित हैं। चलिए नेक्स्ट है। ऋग्वेद की नदियां आधुनिक नाम। ऋग्वेद की नदियां व आधुनिक नाम उनके। द्रसती यह चित्तक या घग्गर, सुदित यह सतलज, परुष्णी यह रावी, कुंभा यह काबुल, बितिस्ता यह झेलम नदी का नाम, असगनी यह चिनाब का नाम। चलिए पिपासा यह ब्यास नदी का नाम, गोमती यह कोमल का, कुमरू यह कुरमम का, सदानीरा यह गंडक का, स्वसतु का है यह स्वाता का। चलिए नेक्स्ट है। आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, पनाप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन बदोत्तर काल माना जाता है।
आश्रम व्यवस्था जो है हमारा ब्रह्मचर्य, गृहस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास का प्रचलन रूप बदोत्तर माना गया काल में माना गया है। छंदोदय उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। छंदोदय उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जवालो उपनिषद में सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तीनों आश्रमों का उल्लेख किस में मिलता है, तो आपका आंसर है छंदोदय उपनिषद में। आपसे क्वेश्चन पूछता है सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ये मिलता हमारा जवालोक उपनिषद में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। करुण देवता को वैदिक सभ्यता नैतिक सभ्यता का प्रधान माना जाता है। करुण देवता को वैदिक सभ्यता नैतिक व्यवस्था का प्रधान माना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी कारण वरुण को त्रिगस्पा भी कहा जाता है। बृहस्पति को देवताओं का पुरोहित माना जाता है। वैदिक साहित्य की से कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी, जैसे कि यथा आपला घोषा, विश्वाड़ा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा अगस्त्य कृषि की पत्नी थी। लोपामुद्रा अगस्त्य कृषि की पत्नी थी, कृषि की पत्नी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वैदिक काल में सोने से हार निक्स कहा जाता था। वैदिक काल में सोने के हार को निक्स कहा जाता था, निक्स कहा जाता था। आपसे क्वेश्चन पूछता है वैदिक काल में सोने के हार को क्या कहा जाता है, निक्स। बौद्ध जातक के 3 प्रमुख स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख मिलता है। प्रथम क्रम में है निकासा, दूसरे क्रम में है सुवर्णा, तीसरे क्रम में है मसाका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1400 ईस्वी में बोगजोई एशियाई माइनर के अभिलेख में ऋग्वेद काल के देवताओं को इंद्र, वरुण, मित्य तथा नास्त्य का उल्लेख मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने अपने आर्यों के अधिदेश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के अधिदेश के बारे में लिखा था। आपसे क्वेश्चन पूछता आर्य अधिदेश के बारे में किसने लिखा था, ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक ने। यजुर्वेद का ब्राह्मण है ये है हमारा शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। चलिए पुरुष मेध का उल्लेख शपथ कहाँ मिलता है, ये ब्राह्मण में हुआ था, ब्राह्मण ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों चलिए ऋग्वेद काल के यज्ञ की प्रधानता की थी। ऋग्वेद काल में यज्ञ की प्रधानता की थी। चलिए दशराज्य युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है दशराज्य युद्ध का मंडल किस में मिलता है, ये मिलता है हमारा 7वें मंडल में, जो कि 10 का अर्थ है राजाओं का युद्ध। परशुनी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। भारतों के राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, दुर्राहा, पुरु, अनु, तुवर्स शामिल थे। ऋग्वेद में उल्लेखित यप यप शब्द को जो से तदस्य स्थापित किया गया था। ऋग्वेदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निष्कृष्टता पर नियंत्रण रखती थीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सभा श्रेष्ठ एवं संभात लोगों की संख्या थी, जबकि सीमित सामान्य जनता प्रतिनिधित्व करती थी। चलिए अथर्ववेद में सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति किसे कहा गया, प्रजापति की 2 पुत्रियों को कहा गया है, प्रजापति की। ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जो किया जाता है जिसे 250 सूत्र समर्पित हैं। 250 सूत्र समर्पित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूत्र समर्पित हैं और इस और वह इस काल का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। तीसरा तथा वरुण है था, जो समुद्र का देवता ऋग का नियामक माना जाता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के उल्लेख से रचनाकार से विश्वामित्र से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। पुराणों की संख्या है 18। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके पिता उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यकाली शैली में कलयुगी की राजाओं का विवरण मिलता है। चलिए दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। पुराणों की रचना लोमहर्ष ऋषि तथा उनके उग्र श्रवा द्वारा की गई थी। पुराणों में भविष्यकाल शैली में कलयुग राजाओं का विवरण मिलता है। सत्यम जयते शब्द मुंडी उपनिषद से लिया गया है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत ही पूछा जाता है। सत्यम जयते कहाँ से लिया गया? यह शब्द मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य ही विजय होती है, सत्य ही विजय होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सत्य ही विजय होती है, यह भारत के राज चिन्ह पर अंकित है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी थी। ऐत्रेय तथा कौशितकी ऋग्वेद के ऋग्वेद के ब्राह्मण 2 ग्रंथ हैं। वैदिक काल में काय को अधन्य